बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। आज हम सीपीसी का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 39th लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे और आज हम ऑर्डर 13 को देखेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि फ्रिस मुनहसरा और या फ्रिस इन्हसार या लिस्ट ऑफ रिलायंस ऑफ फ्रिस पेश करदा या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इन द कोड वो क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ में आप लोगों को जो है वो उसको कवर करूं। अच्छा बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लॉ को पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और आपको जो है उसकी जो है वो समझ भी आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक लगाया, आपने हमेशा जो प्लेन है उसके साथ ये जो है वो जो लिस्ट है वो लगी देखी होगी। इसको हम 7-14 की भी कहते हैं और ऑर्डर 8 रूल 1 की भी कहते हैं, ठीक है, इस फ्रिज को। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको वो पढ़ाऊं, उसका टेक्स्ट पढ़ाऊं, हालांकि हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर 7 रूल 14 या ऑर्डर 8 रूल 1 का। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ये केस के। ऑब्वियसली अगर डिफेंडेंट दे रहा है तो फिर ऑर्डर 7 रूल 14 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ऑर्डर 8 रूल 1 कहा जाएगा। और अगर वो लिस्ट जो है वो प्लेंटिफ दे रहा है तो उसको ऑर्डर 7 रूल 14 की जो है वो फ्रिज कहा जाएगा, लिस्ट ऑफ रिलायंस भी कहा जा सकता है, फ्रिज पेश करदा भी कहा जाता है। इसका मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ ये केस की डिटेल है, तारीख पेशी है और उसके बाद आइंदा डेट पेशी है। अब इसके कॉलम गौर से देखिएगा। कॉलम नंबर 1 नंबर शुमार के डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 4। क्या तुम अर्जी दावा के साथ कोई दस्तावेजात दाखिल कर चुके हो? अगर कर चुके हो तो कौन कौन से? अगर ये मसला ऑर्डर 8 रूल 1 का, तो क्या तुम जवाब दावा के साथ कोई दस्तावेजात दाखिल कर चुके हो? अगर कर चुके हो तो कौन कौन सा? बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है कि भाई तुमने दावा दायर करते वक्त या जवाब दावा देते वक्त आपने कोई 7 डॉक्यूमेंट लगाया है। अगर लगाया है तो उसको आप यहाँ पे क्या करो, उसकी डिटेल लिख दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अगला कॉलम कहते हैं क्या तुम कोई और दस्तावेजात पेश करोगे जो तुम्हारे कब्जा और इख्तियार में है? अगर करोगे तो कौन कौन सी? तो उसकी डिटेल कहाँ पे आ गई, ये वाले में। पहले और दूसरे में फर्क क्या है? पहले में उसके कब्जे में था, उसने पेश कर दिया। दूसरे में उसके कब्जे में था लेकिन वो वक्त मांग रहा है कि मैं बाद में पेश करूंगा, ठीक है। अभी हम ये बात करेंगे कि जो वो वक्त मांग रहा है, यानी जिस डॉक्यूमेंट को वो पेश नहीं कर रहा, जिस पे वो रिलाय कर रहा है, उसको उसने कब पेश करना है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या तुम किसी दस्तावेज पर इस्तदलाल रखने का इरादा करते हो तो वो कौन कौन और किस किस के कब्जा में है? देखे ना, महकमा माल का रिकॉर्ड हो गया, वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड हो गया, किसी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड हो गया। ये वो डॉक्यूमेंट है जो एक पार्टी पेश करवाना चाहती है लेकिन उसके कब्जे में नहीं है। तो ये कौन से हो गए? ये चौथा कॉलम जो है वो ये हो गया। तो जो प्लेंटिफ ने जो लगाना है या उसने ऑर्डर 8 रूल 1 का लगाना है, उसने उन सब डॉक्यूमेंट्स की जो है वो तफसील जो है वो लिख देनी है। क्या कि कौन कौन से दस्तावेजात पेश कर रहा हूँ, कौन से कर दूंगा और कौन सी मैं जो है वो किसी के थ्रू जो है वो मैं क्या करना चाहता हूँ, वो पेश करवाना चाहता हूँ। अच्छा, ये कौन सी लिस्ट थी? ये थी ऑर्डर 7 रूल 14 जो प्लेंटिव पेश करेगा या प्लेंट के साथ, और या ऑर्डर 8 रूल 1 जो कि कौन पेश करेगा, जो कि डिफेंडेंट पेश करेगा, किसके साथ पेश करेगा? रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और आपको लिस्ट दिखाना चाह रहा हूं, वो देखिएगा आप। फ्रिज पेश करदा मुनहसरा, ठीक है, उसी तरह डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। सॉरी, ये तो हमने देख लिया ना। अब है, ओह दोनों ही एक जैसी आ गई, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
हम एक और लिस्ट देखें, ये है फ्रिज दस्तावेजात पेश करदा ऑर्डर 13 रूल 1 के तहत, ठीक है। बाअदालत जनाब ये और उसी तरह वो आ गया। अब इसके कॉलम देखिएगा। नंबर 1, नौइयत, तारीख व दस्तावेजात अगर कोई हो तो उसकी तफसील कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। ये पहले काम, दस्तावेजात से क्या साबित करना चाहते हो, मतलूब हो, कोई इंतकाल साबित करना है, कोई निकाह साबित करना है, कोई खर्चा साबित करना है, कोई डावरी आर्टिकल साबित करने हैं, वो उसके आगे आगे। अब कोर्ट के कॉलम में दस्तावेजात शामिल मिसल की गई तो उन पर क्या एग्जिबिट या मार्क लगा, वो ये वाला कॉलम चौथे का पहला हिस्सा। कोर्ट जैसे जैसे एविडेंस के दरमियान उनको एग्जिबिट लगाता जाएगा तो वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, यहाँ पे। अगर दस्तावेजात नामंजूर की गई तो तारीख वापसी दस्तखत फ्री या प्लीडर जिसको वापस की गई, और अगर वो दस्तावेजात वापस कर दी गई, मंजूर नहीं की गई, तो जिसको वापस की गई है उसके साइन। और ये आखिरी कॉलम है कैफियत का, अगर कोर्ट को जो है वो नोट देना चाहे, ठीक है। और ये ऑर्डर 13 रूल 1 ये मुद्दई के लिए भी है और मुद्दाले के लिए भी है। तो बच्चों, मैंने आपको दो लिस्टों के बारे में बताया है। एक को फर्द इन्हिसार कहते हैं, जो कि ऑर्डर 7 रूल 14 या ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत आती है। और एक मैंने आपको बताई है जो ऑर्डर 13 और रूल 1 के तहत जो है वो आती है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। दोनों में फर्क ये है कि जो फर्द इन्हिसार है ना, वो तो बेसिकली उन दस्तावेजात की डिटेल है जो कि प्लेंटिफ दे रहा है या वो देने की या जो वो देगा, ठीक है। लेकिन जो फ्रिज पेश करता है ना, वो बेसिकली उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है। उसमें वो डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं जिसमें उसने इन्हिसार किया था। यानी जब प्लेंट देगा या रिटर्न स्टेटमेंट देगा तो उसमें वो डॉक्यूमेंट लगाएगा जो वो पेश कर रहा है, और साथ में वो जिन डॉक्यूमेंट पे वो इन्हिसार कर रहा है कि बाद में दूंगा वो भी लिख देगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट वो देगा फर्स्ट हेयरिंग पे। फर्स्ट हेयरिंग उसको कहते हैं जिस डेट के ऊपर इशू फ्रेम होने जा रहे हो, ठीक है। तो वो फर्स्ट हेयरिंग के ऊपर वो क्या करेगा कि वो डॉक्यूमेंट भी देगा जिस पे उसने क्या किया था, इन्हिसार किया था। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि इस कॉलम में जो उसने लिखे हैं डॉक्यूमेंट, इस कॉलम में ये उसने किस लिस्ट में शामिल करके पेश करने हैं, इस लिस्ट में, ठीक है। और कब पेश करने हैं, उसने फर्स्ट हियरिंग के ऊपर जो है उसने क्या करने हैं, पेश करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और कि इनका मकसद क्या है, क्यों क्यों कानून कह रहा है कि भाई आप जो है वो क्या कहते हैं, ये लिस्ट भी दो, ये लिस्ट भी दो। उसके दो मकसद है बच्चों। पहला मकसद ये है कि अदर पार्टी मस्ट हैव द नोटिस अबाउट द डॉक्यूमेंट विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस अगेंस्ट दैट पार्टी। लिहाजा उसको एक रेलिवेंट स्टेज के ऊपर पेश करना ज़रूरी है, या उसको जो है वो आप दावे के साथ ही दाखिल कर दें, और या उसको आप फर्स्ट हियरिंग के ऊपर दाखिल कर दें, ताकि इशू फ्रेम होने से पहले पहले वो पार्टी उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो देख ले, और शहादत के वक्त उसको पता हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ आ सकता है। या दूसरे अल्फाज में, आप पार्टी मस्ट नॉट बी एट सरप्राइज रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंट और विटनेस, वो भी पढ़ेंगे आगे कि लिस्ट ऑफ विटनेस भी विद इन टाइम देनी है, रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंट एंड विटनेस विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस अगेंस्ट दैट पार्टी। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। लेकिन इससे भी बड़ा इसका जो फायदा है ना, वो ये है इनको पेश करने का, वो ये है कि भाई कि टू अवॉइड द फैब्रिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू अवॉइड द फैब्रिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखे ना, मेरी बात सुने कि कोई एक डॉक्यूमेंट पेश करे, अदालत में लगाए, बाद में वो एहलकार के साथ मिल के वो डॉक्यूमेंट उतार ले और कोई और लगा दे तो। लेकिन अगर जब वो लिस्ट के अंदर
जब इस तरह की लिस्ट के अंदर उसको प्रॉपरली जो है वो फिल किया गया हो और उसके अंदर ये लिखा गया हो वो डॉक्यूमेंट को क्या एग्जिबिट लगा है और वो डॉक्यूमेंट से क्या साबित करना चाहते हो, वो सारी डिटेल जब उसके अंदर लिखी हो तो फिर उस डॉक्यूमेंट को यानी उस डॉक्यूमेंट को जो है वो सेपरेट करना जो है वो मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है। और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जब ये फ्रीज दस्तावेजात पेश करदा के मुताबिक वो अपनी दस्तावेजात देगा ना, तो रीडर क्या करेगा कि वो इसके मुताबिक डॉक्यूमेंट पूरे करेगा इसके ऊपर लिखे हैं और फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने साइन करेगा। इसका मतलब ये है कि जो इसने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो पूरे हैं, बल्कि उसको रिसीविंग देगा एक और कॉपी के ऊपर, डुप्लीकेट के ऊपर उसको रिसीविंग देगा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को, ताकि कल को उसके पास सबूत हो कि मैंने कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और मुझे ये इसकी चिट मिली है। तो बच्चों, आज के बाद आप कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स दें तो आप आर्गू करें कोर्ट में कि जैसा मैं ये डॉक्यूमेंट्स जो दे रहा हूं, मुझे इसकी इन डुप्लीकेट भी आपको दे रहा हूं, मुझे इसके ऊपर इसकी रिसीविंग दे दें। ठीक है, क्योंकि मैंने अक्सर लाहौर में मैंने 3 साल काम किया, वहां मैंने देखा है कि अक्सर डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड हो जाते थे, डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते थे फाइलों में से। लेकिन अगर वो जो लॉ के अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है, अगर उसको अडॉप्ट कर लिया जाए तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ये आपके सामने मैंने लॉ भी रख दिया है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट जी, और उसका ये रूल 2 है जो ये कहता है whenever any document are produced by the party in the course of suit, whether the plaint or written statement or at a later stage, they must always be accompanied by a list in duplicate in the form given below. Document produced must be forthwith compared with the list, and it found correct, the original list should be signed by the reader of the court, and its duplicate copy similar signed should be returned to the party presenting the document. In column 4, the court should note the manner in which the document was dealt with, whether it was admitted in evidence or rejected and returned to the party. अब ये नीचे वही वो जो हमने फ्रीज पेश करदा पड़ी है, ये उसी का जो है वो जो है वो स्पेसिमन बता रहा है। ये देखें, ये वही है, ये जो हमने देखा ना ये वाला फ्रीज पेश करदा यही है, ये देखें। तो आपको समझ आ गई? क्यों जी, बोलें जी। होप कि आपको जो है वो समझ आ गई। एक बात बताऊं, ये फर्स्ट हियरिंग पे भी पेश हो सकती है और ये प्लेंट के साथ भी लग सकती है। ये देखें, अगर वो फर्स्ट हियरिंग पे नहीं देना चाहता, अगर वो यानी फर्स्ट हियरिंग पे डॉक्यूमेंट सारे फर्स्ट हियरिंग पे नहीं बल्कि वो दावे के साथ ही लफ करना चाहता है, तो फिर वो ऑर्डर 13 रूल 1 की जो लिस्ट है वो क्या करेगा, अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के साथ ही लगा देगा। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात जो है वो जो है वो समझ आ गई। तो मैंने आपको इसके 2 ऑब्जेक्ट बताए हैं, लिस्ट ऑफ पेश करदा और फरिश्त नसार के। उसका ये है कि फर्स्टली उसका मकसद ये है कि अदर पार्टी मस्ट बी टाइमली नोटिस अबाउट द डॉक्यूमेंट इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दैट पार्टी, पहला पर्पज। और दूसरा पर्पज ये है कि टू अवॉइड द फैब्रिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि कोई डॉक्यूमेंट चेंज ना करे, उसको उतार ना दे, डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड ना हो जाए। तो ये वो वजह है कि उसको प्रॉपरली प्रिसाइज तरीके से उसको एंटर करके जो है वो कोर्ट में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा जो है ना लॉ को देख लेते हैं और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो सारी की सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊं, जो डॉक्यूमेंट उसके पास था उसने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के साथ लगाया, प्लेंट के साथ लगाया तो ये है ऑर्डर 7 रूल 14, रिटन स्टेटमेंट के साथ लगाया तो ये है ऑर्डर 8 रूल 1। और अगर उसने वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट हियरिंग पे दिया या वो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के साथ ही उसको बतौर डॉक्यूमेंट पेश करना चाह रहा है, देखिए मेरी एक बात सुने, डॉक्यूमेंट जो दे रहा है उसकी लिस्ट अलग है, वो ऑर्डर 7 रूल 11
है उसमें वो ऑर्डर 7 रूल 14 में वो अंदराज कर सकता है, लेकिन अगर वो उसको बतौर एविडेंस उस डॉक्यूमेंट को पेश कर रहा है तो वो फिर फ्रिज पेश करदा के सारे कॉलमों के मुताबिक वो डॉक्यूमेंट लिख के जो है वो देगा। यानी एविडेंस के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है तो वो ऑर्डर 13 रूल 1 की लिस्ट है, जो कि फर्स्ट हियरिंग पे भी पेश की जा सकती है और वो जो है वो दावे या रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी दी जा सकती है। लेकिन अगर वो सिंपल मसलन दावे के साथ वो डॉक्यूमेंट अनेक्स करना चाहता है तो वो ऑर्डर 7 रूल 14 की लिस्ट में सिंपल लिख के जो है वो दाखिल कर सकता है। ठीक है, और प्रैक्टिस ये है कि वकला हजरात फर्स्ट हियरिंग वाले डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपनी हमेशा दावा दायर करते वक्त या रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही जो है वो लगा देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन इन प्लेंट, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्लेंटिफ सू। ठीक है, where the plaintiff sue upon a document in possession of power, he shall produce it in the court when the plaint is presented, and shall at the same time deliver the document or a copy thereof to be filed with the plaint। वो डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में पेश करेगा, ओरिजिनल वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करेगा और साथ में उसकी जो कॉपी है वो कोर्ट को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। ठीक है, अच्छा जी। List of other document where the relies on any other document whether in possession or not as evidence support of his claim, he shall enter such document in a list to be added or next to the print। और ये किसकी बात कर रहा है, ये उसके कॉलम नंबर 3 और 4 की बात कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट, सॉरी तीसरे कॉलम की बात कर रहा है, तीसरे और चौथे की, कि जो डॉक्यूमेंट जो है वो चाहे उसके पोजेशन में है या नहीं है, ठीक है, वो जो अपने एविडेंस में पेश करना चाहता है उसको, जिसको फ्रिज इनसार बोलते हैं। यानी किसकी बात कर रहा है ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, फ्रिज दस्तावेजात पेश करदा मुनसरा, ये इसकी बात कर रहा है कि ये कालमों की बात कर रहा है, ये वाले, ये दूसरे और तीसरे की, कि जो उसके पावर में है या उसके पावर में नहीं है। ठीक है, तो होप कि बच्चों आपको जो है इसकी जो है वो समझ आ गई। तो ये लॉ था किसके बारे में, कि प्लेंट के साथ जब डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किए जाएंगे या इंसार किया जाएगा। अब इसी तरह हम किसके ऊपर चलते हैं, हम ऑर्डर 8 और रूल कौन सा 1 उसके ऊपर चलते हैं। उसमें भी यही बात लिखी होगी, ये the defendant shall act before hearing may permit a written statement, and with such reason if there is no written at the first shall produce in court all document in his possession of power on the which he defense or claim for set off। जिस पे वो रिलाई कर रहा है, जिस पे उसका डिफेंस है, वो डॉक्यूमेंट वो क्या करेगा, वो एंटर करेगा, और वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे ऑर्डर 7 रूल 14 की लिस्ट है। Where he relies on any other document as evidence, support his evidence or claim, he shall enter such document in the list to be added next to the written, or where there is no written statement to be added, if no such list so next are presented, the court defendant shall be allowed to further period of 10 days to file the list of document। क्या वो कह रहा है, वो कह रहा है कि उसने अपनी उसके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट पर सब रूल 1 कहता है कि वो डॉक्यूमेंट साथ पेश करेगा, यानी ये वो कॉलम 1 की बात कर रहा है। कौन सा कॉलम 1, ये वाला, इसकी जवाब दावे के साथ, और रूल 2 इन दो की बात कर रहा है जो उसके पास नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसको डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, लिख देगा। तो बच्चों ये था ऑर्डर 8 रूल 1। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डर 13 रूल 1 क्या है, ये वाला। देखिए, जो उसने डॉक्यूमेंट फर्स्ट डेट पे पेश कर दी है ना, उसको भी ऑर्डर 13 रूल 1 की फॉर्म में लिखना है। क्यों? क्योंकि जब एविडेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने का तरीका और है, उसमें आपने वो नोयत भी बतानी है, दस्तावेजात पेश किस लिए वो भी बतानी है, और फिर कोर्ट के लिए आगे भी लिखना है। और अगर सिंपल डॉक्यूमेंट के तौर पे पेश करनी है तो उसके लिए स्पेसिमन जो है वो ऑर्डर 7 रूल 14 का है। लेकिन अगर आपने वो डॉक्यूमेंट मसलन आप दावे के साथ ही या फर्स्ट हियरिंग पे अगर आप कोर्ट को बतौर एविडेंस पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो फिर आपको बेशक वो ऑर्डर 7 रूल 14 में भी आपने लिखे हैं, वो आपको ऑर्डर 13 रूल 1 में भी वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली जो है वो लिखने पड़ेंगे। इस फाइल में प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं लिखे गए। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको पढ़ता हूँ।
देखा, documentary evidence to be produced at first hearing. The parties or the pleader shall produce at the first hearing of the suit all documentary evidence of every description in the possession of power on which they intend to rely. वही डॉक्यूमेंट जो उसने ऑर्डर 7 रूल 14 में या ऑर्डर 8 रूल 1 में कहा था ना कि मैं इन्सार करता हूं तो मैं पेश कर दूंगा। कब पेश करेगा? एट द फर्स्ट हेयरिंग। और एट द फर्स्ट हेयरिंग कौन सी डेट है? वैसे इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन आप इतना याद रखें जिस पे इशू फ्रेम होने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। द इंटेंट रिलाई एंड विच हैज नॉट ऑलरेडी बीन फाइल्ड इन द कोर्ट। अच्छा जी, यानी वो डॉक्यूमेंट जो कि जिस पे कि उसने रिलाई किया था और जो उसने पहले कोर्ट में पेश नहीं किए थे। एंड ऑल डॉक्यूमेंट विच द कोर्ट हैज ऑर्डर टू प्रोड्यूस। याद करें, हमने पढ़ा था ऑर्डर 11 रूल 14 कि किसी भी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का कहा जा सकता है। तो वो अगर कोर्ट ने ऑर्डर 11 रूल 14 का कोई ऑर्डर किया है तो वो डॉक्यूमेंट फिर उसको फर्स्ट हेयरिंग में क्या करने होंगे? पेश करने होंगे उस लिस्ट के अंदर। द कोर्ट शैल रिसीव द डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस provided that they are accompanied by an accurate list thereof prepared in such form as the High Court direct, बशर्ते कि वो डॉक्यूमेंट उस लिस्ट में की फॉर्म में हो जो कि हाई कोर्ट ने बताया है। और वो लिस्ट मैंने आपको जो है वो क्या किया है, वो लिस्ट जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। और ये किसकी मंजूर शुदा है जी? यानी कौन इसको अप्रूव करता है जी? वो जो है वो हाई कोर्ट की जो है वो मंजूर शुदा है। ये देखें, ये वाली, ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर खुले हुए हैं। ठीक है, तो मैंने ना कोशिश की है कि मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो ये चीजें जो है वो मैं आपको जो है वो बता दूं। अब हम थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है, अब on production of document under this rule, the court may call upon the parties to admit or deny the document produced in the court and record their admission or as the case may be denied. लो जी, अब रूल 3 कहता है कोर्ट की ये पावर है कि वो किसी भी स्टेज पे किसी पार्टी को बुला के कहे कि ये डॉक्यूमेंट या एडमिट कर लो या डिनाई करो। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट नो। अब सब रूल 2 है। अच्छा, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक डॉक्यूमेंट था, वो पार्टी ने ऑर्डर 7 रूल 14 में यानी उसने प्लेंट के साथ भी नेक्स्ट नहीं किया। उसने वो जो लिस्ट ऑफ रिलायंस थी ऑर्डर 7 रूल 14 उसमें भी नहीं लिखा। और फिर उसने वो डॉक्यूमेंट जो है वो फर्स्ट हियरिंग पे ऑर्डर 13 रूल 1 के तहत भी उसने वो डॉक्यूमेंट जो है वो पेश नहीं किया। ठीक है, अच्छा, बल्कि आप इस तरह देखें कि जो डॉक्यूमेंट उसने रिलाय नहीं किया वो फिर वो फर्स्ट हियरिंग पे भी पेश नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, उसने यानी फर्स्ट हियरिंग पे भी वो यानी लिस्ट ऑफ रिलायंस में नहीं था या वो फर्स्ट हियरिंग पे भी नहीं लेके आया, तो अब उसके पास क्या रेमेडी है? इसी तरह डिफेंडेंट है, उसने ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया और अब वो कोर्ट में आ गया कि मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में क्या करना है? पेश करना है। तो उसकी रेमेडी जो है वो है ऑर्डर 13 रूल 2। आपने अक्सर दरखास्तें देखी होंगी अजाफी शहादत की, ऑर्डर 13 रूल 2, और वो बड़ा सिंपल है, लिबरल व्यू लेता है ऑर्डर 13 रूल। वो कहता है कि अगर वो कोई गुड कॉज दिखा दे। ठीक है, गुड कॉज, देखिए गुड कॉज और सफिशिएंट कॉज, ठीक है, और दोनों में फर्क है। जो गुड कॉज है उसके लिए आप कम हीनियस रीजन भी बयान कर सकते हैं, लेकिन जो सफिशिएंट कॉज है उसके लिए आपको जो है वो और ठोस रीजन बयान करनी पड़ेगी। और जो रीजन टू बिलीव होगा वो तो बिल्कुल परफेक्ट किस्म की जो है वो रीजन देनी पड़ेगी। तो ये कानून की जो है वो टर्में हैं। अब रूल 2 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन पोजेशन ऑफ पावर ऑफ एनी पार्टी व्हिच शुड हैव बीन but has not been produced in accordance with the requirement of Rule 1 shall be received at any subsequent stage of the proceeding unless good cause is shown to the satisfaction of the court for the non-production thereof, and the court receiving any such evidence shall record the reason for
सो डूइंग, और कोर्ट उसके रीजंस भी लिखेगा कि मैं इसको क्यों, ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर इनिशियल स्टेज हो दावे की और कोई पार्टी इजाफी शहादत की एप्लीकेशन दे दे तो कोर्ट उसको लिबरल व्यू लेती है, ये लिखती है कि अ पार्टी शुड नॉट बी नॉक आउट ऑन टेक्निकल ग्राउंड। कोर्ट ये लिखती है द केस इज एट इट्स इनिशियल स्टेज। ठीक है, कोर्ट ये लिखती है कि इवन वो कहता है ना मैं 7 पेश नहीं कर सका, तो कोर्ट उसको भी गुड कॉज समझते हुए उसको क्या करती है, अलाउ कर देती है वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, बट अगर वो डॉक्यूमेंट बिलेटेड स्टेज पे, यानी पार्टियों की एविडेंस हो चुकी है या एक ही हो चुकी है, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आए तो अब कोर्ट को बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। अब क्राइटेरिया क्या होगा, अगर तो वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल है या सर्टिफाइड कॉपी है, और वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट उसको बाद में भी अलाउ कर सकती है एविडेंस के बाद। लेकिन अगर एक डॉक्यूमेंट प्राइवेट है या डिस्प्यूटेड है और पार्टियों का एविडेंस हो गया है, तो अब कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को जो है वो अलाउ नहीं करेगी, उस डॉक्यूमेंट को अलाउ नहीं करेगी। इवन अगर एक पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट पेश किया, फर्ज करें वकील साहब ने अपने बयानों में पेश किया और दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, इवन देन उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी एट द प्रॉपर स्टेज देखी जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं बच्चों, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट लग जाने का मतलब, मार्क लग जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया है, और किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट मार्क ना लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं हो सका। अब आपके लिए ये हैरत वाली बात होगी, तो आप सोच रहे होंगे सर कि एग्जिबिट नहीं लगा, ठीक है, तो वो फिर उसको कैसे देखा जाए कि वो प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। एक पार्टी ने, फर्ज करें लिस्ट ऑफ विटनेस, वो फ्रिज समांजेस थी, उसने अपनी प्लेंट के अंदर भी फ्रिज समांजेस का जिक्र किया है। ठीक है, उसके बाद उसने वो फ्रिज समांजेस अपने दावे के साथ भी लगाई है, और फिर अपना जो एविडेंस एग्जामिनेशन इन चीफ था उसमें भी ये जिक्र किया है कि मेरी फ्रिज जो है फ्रिज समांजेस वो दावे में मौजूद है। ठीक है, और दूसरे वकील ने उस पर जरा भी की है उस फ्रिज के हिसाब से, लेकिन वो कौंसल 7 अपने बयानों में नहीं लिखवा सके कि भाई मैं ये फ्रिज को बतौर एग्जिबिट P1 पेश करता हूँ। वो डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि वो दोनों पार्टियों के नॉलेज में था, कंटेस्ट हुआ था, और उसके ऊपर जरा भी हुई थी। तो ये वो बात मैं आपको कह रहा था कि किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट लग जाने का या मार्क लग जाने का मतलब हरगज ये नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया है, और ना लगने का मतलब हरगज ये नहीं होता वो डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं हुआ। क्राइटेरिया ये है कि वो पार्टी दोनों के दरमियान नॉलेज में था और वो कंटेस्ट भी हुआ, एविडेंस में भी उसका जिक्र आया, तो फिर कोर्ट उसको जो है वो कंसीडर कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ द डिसीजन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद और इसी तरह अगर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो पार्टी ने जो है वो अपनी एविडेंस में पेश करना था एग्रीमेंट टू सेल, उसने नहीं किया, कौंसल ने एविडेंस के बाद अपने बयानों में दे दिया, तो वो डॉक्यूमेंट जो कि डिस्प्यूटेड था, अगर कौंसल ने अपने बयान में दी भी दी है, उसको एग्जिबिट लग भी गया है, तो वो पार्टी की लायबिलिटी को खत्म नहीं करेगा कि पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट जो था उसको एज पर लॉ क्या करना था, साबित करना था। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। तो ये रूल 2 जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब है रूल 3, रिजेक्शन ऑफ इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट। द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट रिजेक्ट एनी डॉक्यूमेंट विच इट कंसिडर इररेलेवेंट और अदरवाइज इनएडमिसिबल अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड्स ऑफ सच रिजेक्शन। क्यों जी, समझ आ गई आपको? इररेलेवेंट जिसको क्यूएसओ ही नहीं समझता कि ये डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है। इनएडमिसिबल मसलन वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है या कौंसल और साइल के दरमियान कोई कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंट है, तो वो अगर कोई पेश करना चाहता है तो वो रेलिवेंट हो सकता है, लेकिन वो एडमिसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सच ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन।
आगे इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस, वो जो आपने अक्सर सुना होगा, वो कहते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कौन से प्रोविजन के तहत होते हैं, ठीक है। तो वो ये आपके सामने आ गई है, जो कोर्ट एग्जिबिट लगाता है वो किस प्रोविजन के तहत लगाता है, रूल 4 के तहत लगाता है, इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग सब रूल, द कोर्ट there shall be endorsed on every document which has been admitted in evidence and suit the following particular, namely the number and title of the suit, ठीक है, the name of the person producing the document, the date on which it was produced, a statement of its having been so admitted, and the endorsement shall be signed or initialed by the judge। बेसिकली ये क्या बता रहा है, वो जो कोड लिखता है ना, एग्जिबिट P1/CJ, आगे डेट डालता है, साइन करता है, तो वो यही तो चीज है, नीचे डेट डालता है कि उस पे नंबर एंड टाइटल ऑफ द सूट है, नेम। एक्चुअली ना प्रैक्टिस में ये इस तरह की स्टैंप बनी होनी चाहिए जो कि जजेस के पास नहीं होती, वो रूटीन में ही साइन किए जा रहे होते हैं। तो होप कि आपको ये भी समझ आ गया कि जो एग्जिबिट लगना है उसका स्पेसिमन कहाँ दिया हुआ है, रूल 4 में दिया हुआ है। Where a document so admitted in an entry in book, account or record and copy that has been substituted for under the particular for shall be endorsed on the copy and the endorsement there shall be signed and initialed by the judge। देखें मेरी बात सुने, कोर्ट ने एक खाता मंगवाया है, मोटा सारा अकाउंट बुक मंगवाई है, तो अब क्या वो अकाउंट बुक को एग्जिबिट लगेगा? नहीं, उसकी कॉपियां करवाई जाएंगी जो रेलिवेंट पेज होंगे उनकी, और लिखा जाएगा कि असल बा मुताबिक नकल बा मुताबिक असल है, ठीक है। दोनों का तकाबल किया गया, कंपेयर किया गया, दोनों सेम है, और असल डॉक्यूमेंट जो है वो पार्टी को क्या किया जाता है, वापस किया जाता है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसको बतौर एग्जिबिट जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। ये आप आम जो आप में से प्रैक्टिस करते हैं उनको इस चीज का इल्म होगा कि इस तरह से डॉक्यूमेंट को जो है वो क्या किया जाता है, कि एग्जिबिट किया जाता है, कंपेयर करके, और ओरिजिनल वापस कर दिया जाता है, और दूसरे को रिकॉर्ड का जो है वो हिस्सा बना लिया जाता है, ठीक है। ले बच्चों, इतना ही काफी है रूल 4, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने डेप्थ में पढ़ा। और प्लीज प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।